हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। फिर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए। आज मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। रे ऑप्टिक्स के बाद आता है, पर पहले ज्ञान की बात कि बच्चों, जीवन में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हो सकता। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, और मेरे शब्दों में जीतने से ज्यादा लड़ना जरूरी है, ताकि जीवन में हमें कभी अफसोस ना हो कि अरे अगर हम लड़ते तो शायद हम जीत जाते। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें वो लक्ष्य नहीं तो कोई और लक्ष्य जरूर मिलेगा, पर हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। जो लड़ता है वही जीतता है। तो प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू वेव ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन क्लास 12th। ओके, डेट आज की बता रहा हूँ आपको। 28 अगस्त 2020 है आज। 28 अगस्त है आज। इनिशियली यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, चलो ये बता देते हैं। वेव ऑप्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ऑप्टिक्स। और ये क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। यू नो वेरी वेल, इन ऑप्टिक्स वी हैव ray optics and wave optics. In ray optics, the theory was proposed by Newton, and that was Newton's corpuscular theory. According to that, the light source always produces very tiny particles, corpuscles, and due to that, refraction is there. So in ray optics, the light travels in a straight line. That concept we are considering, and that is the macroscopic view of light or optics, in which we can easily prove rectilinear propagation of light, reflection, diffraction, etc. But ray optics or Newton's theory was failed to explain the phenomena like कौन से microscopic phenomena like interference, diffraction, polarization, etc. Then कौन आया? Huygens. So at that time, another optics came into existence, and the first it was proposed by Huygens, and later it was modified by Fresnel. इसको बाद में फ्रेजनल ने मॉडिफाई भी किया था। फ्रेजनल ने, फ्राउनहोफर वगैरह ने भी काम किया इसमें बाद में। So wave optics is the branch of physics which deals with the study of interference, diffraction, पोलराइजेशन, कई जगह Z लिखते हैं, कई जगह S भी देखा है मैंने, एटसेट्रा। ये इन्होंने किया, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू हाइगन्स और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी से है क्या, कैसे वेव थ्योरी बताई? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव और ट्रांसवर्स वेव्स। तो वेव को मीडियम में जाने के लिए कोई एक मीडियम भी होना चाहिए। If it is propagated somewhere, then we need a medium. So according to this wave theory of light, the light travels in a medium in the form of transverse wave, and they give a medium ईथर, पर मैंने कई जगह पढ़ा इसका नाम एथर होता है। ये होता है, ये करेक्ट है, नॉट ईथर। कई जगह ईथर लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट दैट इज नॉट ईथर। मैंने अभी बुक में भी देखा था, तो मैंने देखा कि अरे यार ये ईथर लिखा हुआ है, तो ईथर तो कहीं आ नहीं रहा है, तो दैट इज एथर। ओके, so the whole universe, the first point is the whole universe is supposed to be filled with a medium, a transparent medium known as ether, which is perfectly
elastic, massless, and having very low density. ओके क्या बताया था उसने? मैं पूरी लाइन ढंग से लिखता हूं ताकि आपको वेव थ्योरी समझ में आए. According to wave theory, whole universe is supposed to be filled with a transparent medium called ether. है ना? और ये ईथर कैसा था? ये ईथर था ल्यूमिनोफेरस. This ether is luminiferous, perfectly elastic, massless, and having very low density. तो हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर एक मीडियम है और वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, मासलेस है एंड परफेक्टली इलास्टिक. ल्यूमिनोफेरस. ल्यूमिनोफेरस मीन्स अगर कोई भी वाइब्रेशन उसके अंदर गया, स्ट्राइक किया, तो उसके अंदर चमक उत्पन्न होने लग जाएगी. नहीं, चमक नहीं उत्पन्न होगी. अगर होगी तो फिर तो भाई वो जहां से जा रही है वहां तक पूरा पहुंचा देगी. ओके अपने आप नहीं होती इसके अंदर, है ना. देन सेकंड पॉइंट, when a source creates disturbance in ether, then a wave is produced which can propagate with the speed of light in all directions. When these waves strikes our retina, then sensation की स्पेलिंग गलत लग रही है. सेंसेशन ऑफ विजन इज प्रोड्यूस्ड. देखा क्या बढ़िया बात कही है, बहुत शानदार है. कि व्हेन ए सोर्स क्रिएट्स, जैसे पानी है, पानी में आपने पत्थर मारा तो उसमें वेव क्रिएट होती है. ऐसे ही ईथर के मीडियम में क्या होता है कि अगर कोई लाइट का सोर्स है तो वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा. एक्चुअली डिस्टरबेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दैट इज द वेव मोशन एंड डिस्टरबेंस इज वेव. हमारे दिल में, दिमाग में कहीं भी अगर कहीं डिस्टरबेंस हुआ तो वो वेव प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ देखिए, व्हेन ए सोर्स क्रिएट्स डिस्टरबेंस इन ईथर मीडियम में, then a wave is produced which can propagate with speed of light in all directions. When these waves strikes our retina, हमारी आंख को टकराएगा रेटिना में, then sensation of vision is produced. तो ये तो बता दिया उन्होंने, लेकिन लोगों ने पूछा यार अलग अलग कलर क्यों दिखाई देते, ये तो बताओ. तो वो थर्ड पॉइंट दिया उन्होंने. थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, द वेवलेंथ ऑफ, हर वेव की वेवलेंथ होती है, आपको याद होगा. द वेवलेंथ ऑफ different color
इज डिफरेंट। और ये सही बात है। रेड कलर की वेवलेंथ आपको पता है मैक्सिमम होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम। देयर वेवलेंथ इज डिफरेंट एंड सो व्हाई हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। और न्यूटन बोलता था कि कॉर्पसल्स की साइज अलग अलग है इसलिए है। तो ठीक है भाई, उसकी बात भी सही है अपनी जगह। सो द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, राइट। अब यहाँ पर ईथर की बात की है तो किसी ने ईथर तो देखा नहीं कभी, तो क्यों ईथर हमें पता नहीं लग रहा और उसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम देखें तो उसका फार्मूला क्या होगा। हमने पढ़ा हुआ है ना वेव ऑप्टिक्स वगैरह, सॉरी वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव पढ़ा है। द स्पीड ऑफ लाइट in a medium is v equal to होता है अंडर रूट ई अपॉन रो। एंड व्हाट इज ई? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम and rho is density of medium. So the formula for speed of light in medium is under root e by rho and it is elasticity. तो naturally ये proportional है और ये inversely है. If E is large then V is large. If rho is less then V is large. And you know very well the speed of light is very very large, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It means elasticity should be very high and density should be very low. और ऐसा मीडियम पॉसिबल नहीं है कि जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो और डेंसिटी बहुत कम और मासलेस भी हो। तो ईथर का एग्जिस्टेंस कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ। नेवर डिटेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर बिकॉज सच ए मीडियम इज नॉट अवेलेबल। तब फिर इनकी हेल्प के लिए कौन आया? इनकी हेल्प के लिए आए मैक्सवेल आया, मिस्टर मैक्सवेल। And Maxwell, you know very well, he proposed electromagnetic theory of waves. कौन आया इसके बाद? Maxwell. He proposed electromagnetic theory of waves, यानी EM waves। अरे जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं, मोबाइल देख पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं। And he proposed that the electromagnetic wave is a combination of both electric field vector and magnetic field vector perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. और फिर इसकी हेल्प से उन्होंने प्रूव करके बताया कि चलो भाई ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बराबर प्रूव हो गया। लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स। क्या क्या प्रूव नहीं कर पाए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव नहीं कर पाए, कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव नहीं कर पाए, जीमैन इफेक्ट प्रूव नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारे, एक्स रिफ्रैक्शन के इफेक्ट। तो अब क्या किया जाए भाई, ये तो नहीं प्रूव कर पा रहे। तब आइंस्टीन साहब आ गए और आइंस्टीन के साथ मैक्स प्लांक, आपको याद होगा, दैट इज क्वांटम थ्योरी आ गई। एंड इन क्वांटम थ्योरी there is a photon which is a particle of light, yani it is a quanta and that value of this E equal to h nu. Every photon consists of energy, a packet of energy, that is E equal to h nu, and with the help of this they can prove photoelectric effect, Compton effect, but they fail to prove interference, diffraction, polarization. मतलब एक चीज प्रूव करता था तो दूसरी नहीं कर पा रहा था। इन लोगों ने मैक्सवेल या हाइगन्स, दे आर नॉट एबल टू प्रूव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, इनको नहीं प्रूव कर पा रहा था।
और आइंस्टीन मैक्स प्लैंक की थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन प्रूव दिस, बट दे आर नॉट एबल टू प्रूव इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो सबसे लास्ट में आए हमारे प्यारे डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली का आपको मालूम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने बोला कि अगर रेडिएशन है, मतलब वेव है, तो मटेरियल की वजह से है। इट मीन्स नेचर लव सिमेट्री, इसका प्रिंसिपल यही था। क्या प्रिंसिपल था? नेचर लव सिमेट्री। इट मीन्स ए पार्टिकल possess both particle as well as wave nature. And when a particle is moving with some velocity, then it possess de Broglie wavelength lambda equal to h upon mv. और उसकी हेल्प से they can prove everything: interference, diffraction, polarization, photoelectric effect, Compton effect, Zeeman effect, सब का सब प्रूव हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि when light travels in the form of a wave, तो क्या वो वेव के फॉर्म में जाती है? तो वेव के फॉर्म में नहीं जाती, वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव फ्रंट। तो मैं आपको वेव फ्रंट बताना चाहता हूँ कि वेव फ्रंट क्या चीज़ है। तो अपन वेव फ्रंट पढ़ते हैं, और ये क्या प्रूव नहीं कर पा रहे थे, रामन इफेक्ट भी प्रूव नहीं किया था इन्होंने, याद रखिए। यहाँ एक और इफेक्ट है, कौन सा? रामन इफेक्ट। ये भी प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द रियल मैथमेटिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, कि आखिर वेव ऑप्टिक्स में कैसे वेव्स मूव करती हैं। सो इन वेव ऑप्टिक्स द वेव्स दे मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव फ्रंट। तो सबसे पहले हमें वेव फ्रंट का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सपोज दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, and when it sends out disturbance, that those disturbance are in all the directions and disturbance are in the medium, तो मीडियम के पार्टिकल नाचने लगेंगे। जैसे आपको मैं एनर्जी दे दूं तो आप नाचने लग जाओगे। तो हम ऐसे लोग ढूंढेंगे। आपने देखा होगा गरबा हो रहा है या डांस हो रहा है, तो हीरो हीरोइन को सोर्स मान लिया हमने, और उसके आसपास जो एक्स्ट्राज होते हैं वो एक गोल घेरा बना के नाच करते रहते हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोग लेंगे कि जो एक जैसे फेज में डांस कर रहे हैं, एंड देयर डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम फ्रॉम द हीरो एंड हीरोइन। ऐसे नहीं लेंगे कि कोई कैसे भी नाच रहा है, उसको हटा देंगे अलग। इट मीन्स वी आर टेकिंग दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। आप देखते भी होंगे कि हीरो हीरोइन आगे बढ़े तो उनका ग्रुप भी आगे बढ़ जाता है, उनका डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जस्ट लाइक इन गरबा। गरबा में सारे सर्कल्स आप देखते होंगे, दे आर ऑलवेज एट ए सेम डिस्टेंस। इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग ए वेव फ्रंट। आप समझ गए होंगे आप। So here number of particles are vibrating, and we are taking those particles which are at a same distance from the source of light and vibrating in the same phase. तो वो स्फीयर के सरफेस पे होंगे। यहाँ तो मैं 2D बना रहा हूँ, लेकिन 3D होगा, स्फीयर बनेगा। So this is my wavefront. This is my wavefront, क्योंकि इसमें हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से क्या है? कांस्टेंट है, देखो। एंड दे ऑल आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। इट इज द, ये पूछी जाती है वैसे, इट इज द लोकस ऑफ all such particles of a medium which are vibrating in the same phase at that instant of time। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ये, समझा रहा हूँ आपको। देखिए आप लिखना भी पढ़ सकती है, वेव फ्रंट भी लिख सकते हो इट की जगह।
It is the locus. Locus यानी when they follow a condition that is known as locus. तो condition क्या है कि उनका distance fix है and they are in the same phase, वो हम आगे लिख रहे हैं. It is the locus of all such particles of a medium which are vibrating in the same phase at that instant of time. तो क्या एक ही बनेगी वेव फ्रंट? नहीं, और भी तो हो सकती है. ये देखो, ये एक और आ गई. क्या अलग अलग गर्वे के गोले बन गए आपके. इसका मतलब वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं. तो हम वेव फ्रंट के टाइप्स देखते हैं. एंड द फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. मैं क्या ले रहा हूं आपको? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. सो नंबर 1, स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल अभी बनी. कब बनी? कब बनी बच्चों? शाबाश. क्योंकि जब पॉइंट सोर्स होता है, लाइट का सोर्स कैसा हो जाए? पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट. व्हेन source of light is a point source, then a spherical wavefront is formed. ये बन तो गया. देखा आपने? अरे एक तीर से दो निशाने. वेव फ्रंट का भी डायग्राम यही था और स्फेरिकल वेव फ्रंट का भी यही है. यानी ये क्या है हमारी? ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो कुछ बच्चे बोले अरे अरे सर ये क्या बात कर दी आपने, हम तो ट्यूबलाइट यूज करेंगे, लीनियर सोर्स या स्लिट यूज करेंगे. फिर से देख लो. एंड सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, देन ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म. लेकिन अगर लीनियर सोर्स हो या स्लिट हो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है. यानी सेकंड इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. Cylindrical wavefront. So when source of light is linear, कैसा है? Linear or slit, then a अरे ये तो हटा दे यार. Then a cylindrical wavefront is formed. क्योंकि सिलेंडर होगा तभी वो फॉलो होगी कंडीशन. कैसे कंडीशन फॉलो होगी? जस्ट लुक हियर. दिस इज ए लीनियर सोर्स. तो इससे इक्विडिस्टेंट पे आपको यहाँ लेना पड़ेगा. एंड इक्विडिस्टेंट पे आप लेंगे तो बनेगा क्या प्यारे बच्चों? रेक्टेंगल बनता है. बट वी आर नॉट टेकिंग रेक्टेंगल. वाई? अरे हम तो 3 डायमेंशन में जाएंगे ना. तो रेक्टेंगल को गोल घुमाओ, क्या बना? हाँ, सिलेंडर. ये देखो. सो हियर वी हैव ए, सॉरी है थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा. ये देखो. इसका मतलब ये देखो, स्फेरिकल भी बनी. नॉट ओनली स्फेरिकल बट ऑल्सो. So this is a cylindrical wavefront. This is a cylindrical wavefront. थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, तो मैं एक बार और बना देता हूँ. आप घबराए नहीं. ये अरे क्या हो रहा है? चिपक रहा है इसको. एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर wavefront जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मैं सिलेंड्रिकल फिर से बना रहा हूँ. अच्छी नहीं लग रही है ना. कई बच्चे लिख देंगे मेरे को कमेंट में कि अरे अरे सर थोड़ा तो खूबसूरत बनाया करो. ये देखो, अब अच्छी बना ली है ना. है ना बढ़िया. करेक्ट. पर जो लाइट सोर्स होता है उससे हम हमेशा पास में थोड़ी रहते हैं, दूर भी तो रह सकते हैं. तो जब हम दूर रहते हैं बहुत उससे, इट मीन्स व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर आर लाई एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि वो पहुंचा नहीं जा सकता, पर दूर है. इट इज नॉट मेजरेबल एट दैट टाइम.
then a plane wavefront is formed. So third type of wavefront which is very very important is plane wavefront. कौन सी wavefront? Plane wavefront. So when source of light and observer lies at infinite distance away from each other, then a plane wavefront, then we can see only a part of the wavefront. Then we can see only a part of spherical या cylindrical, दोनों में से कुछ भी, a part of wavefront. This is called plane wavefront. तो प्लेन वेवफ्रंट मतलब जिसमें पापड़ जैसे, मतलब मैं आ रहा हूँ और मेरा मोटापा नहीं दिख रहा है, बस आपको दिख रहा है कि अरे ये तो कोई कोई रेक्टेंगल आ रहा है और ये स्फीयर नहीं है, कोई सर्कल आ रहा है, कोई दूर से दिखता है हमें तो ऐसे ही दिखाई देता है। देखो ये देखो ऐसा, ये देखो, दिस इज ए प्लेन वेव फ्रंट। कैसी वेव फ्रंट है ये? प्लेन वेव फ्रंट, बिकॉज प्लेन वेव फ्रंट में आपको 3 डायमेंशन नहीं दिखाई दे। इसी से अब आप लोगों ने कहा होगा कि अगर कोई भी वेव फ्रंट है तो उसकी एनर्जी कहाँ है, तो उसकी एनर्जी मालूम है कहाँ होती है? उसकी एनर्जी होती है रेज में। तो रेज कहाँ से आई यहाँ? ये तो रे ऑप्टिक्स है ही नहीं, पर देखिए रे ऑप्टिक्स को लिया तो उन्होंने क्या किया, इस पे नॉर्मल डाल दिए। क्या डाल दिया? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो है इन्हें हम कहते हैं रेज ऑफ लाइट। अरे भाई आप किस पे सोते हो? बेड पे। तो बेड कैसा होता है? बेड ऐसा होता है और उसमें ऐसी टांगे लगी होती है, तभी तो वो टिका हुआ है। या टेबल, तो टेबल का जो टॉप है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, और जो उसकी टांगे हैं नॉर्मल, दैट इज नोन एज रेज ऑफ लाइट। और रेज ऑफ लाइट ने, यानी टांगों ने, जो उसकी लेग्स है आपकी टेबल की, उन्होंने टेबल को संभाल रखा है। यानी द टोटल एनर्जी इज कैरीड बाय द रेज ऑफ लाइट। तो यार रेज ऑफ लाइट की एक नई डेफिनेशन है, ये तो आप समझ ही गए कि व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर लाइज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस away from each other, then we can see only a part of wavefront, and this is called plane wavefront। और इसी के अंदर हम नॉर्मल भी डाल के बता देते हैं कि ये क्या है। द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस एट द, है ना, एट द सरफेस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट gives rays of light। The total energy of wavefront is carried by rays of light। यानी अगर ये नहीं होगी तो भैया कोई काम का नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई उठा के ले जा रहा है पलंग पे या बिस्तर पे, 4 लोग ऐसे ले जा रहे हैं, तो अगर वो छोड़ देंगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि वो आपकी रेज ऑफ लाइट है एंड दे कैरीज टोटल एनर्जी। फिर से बता रहा हूँ, देखिए, द नॉर्मल ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट gives rays of light। The total energy of wavefront is carried by rays of light। तो आप हमको ये बात तो पता लग गई, क्या पता लगी? कि in wave optics this theory was given by Christian Huygens and
later on it was modified by Mr. Fresnel. And wave optics क्यों दिया गया? Because with the ray optics, Newton was not able to prove interference, diffraction, polarization, etc., the microscopic phenomena. And so Huygens proposed the wave theory. And in wave theory, the light travels, propagates in the form of wavefront. And we have spherical wavefront, we have cylindrical wavefront, and we have plane wavefront. और अब लोगों ने हाइगन से पूछा कि भैया तू ये बता कि ये वेवफ्रंट आगे चलेगी कैसे, ये तो बता. Then he proposed the principle, Huygens principle, which is very important. तो वो मैं अगले वीडियो में दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अब टाइम हो गया, आप थक भी गए होगे. तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, खुश रहो, माता पिता से प्यार लो, प्यार दो, दोस्तों से भी प्यार करो. And if you like this video, please subscribe it, like it, share it, comment it. Okay प्यारे बच्चों, bye. Thank you.